जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो लड़का इज़बी के हाथ को टच कर देता है। उसमें से एक तेज़ रोशनी निकलती है। वहाँ शिनवू भी वो दर्द फिर से महसूस कर पा रहा था। वो भाग के इज़बी के पास पहुँचता है। संग्युल भी उसे बचाना चाहता था, पर वो भी मजबूर था। वो फ्लोर पे गिर जाता है। शिनवू सबसे पहले उस लड़के को इज़बी से दूर करता है और उस बदमाश को वहाँ से भगा देता है। वो संग्युल का गेट खटखटाता है। संगिल जैसे तैसे गेट खोलता है। शिनवू दोनों को ऐसी हालत में देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और नेक्स्ट सीन में संगिल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। शिनवू और इज़बी भी वहीं होते हैं। संगिल इज़बी और शिनवू के साथ बिताए हर लम्हे को याद करता है और शायद वो अब तक ये भी समझ चुका है कि किसी को पा लेना ही प्यार नहीं है। उसका हमारी लाइफ में होना, हमारे साथ होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ दूसरी तरफ मॉम भी भागी भागी हॉस्पिटल में पहुँच जाती हैं। उन्हें तो इतना भी होश नहीं होता कि वो ग्रैंडमा की सैंडल पहन कर आ गई हैं। एक माँ का प्यार होता ही ऐसा है। उन्हें बच्चों के सिवा और कोई नज़र नहीं आता, और जब बच्चा बीमार हो तो फिर तो क्या ही कहने। शिनवू जाते वक्त उन्हें अपने शूज़ पहना देता है। वो कहता है बाहर बहुत ठंड है। अब संगिल भी अपने घर आ गया था। उसके फादर उसका हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बदले मैं बीमार हो जाता, प्लीज़ जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। तुम्हें तो पता है तुम्हारे बिना मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। उनके चले जाने के बाद संगिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद वो उनकी बात सुन पा रहा था, पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गया था ये सब उसकी नफ़रत के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट डे संगिल के हाथ में डिवोर्स पेपर लग जाते हैं। इज़बी पूछती है क्या टीचर और तुम्हारे फादर डिवोर्स ले रहे हैं? संगिल कहता है हाँ, और शायद इसकी वजह मैं ही हूँ। यहाँ स्कूल में शिनवू उस लड़के की क्लास लगा रहा होता है। वो पूछता है क्या तुम यही चाहते हो कि इज़बी यहाँ से डिसअपेयर हो जाए? वो कहता है तुम तो जानते हो जो भी कुछ हो रहा है ये सब उसी के कारण हो रहा है। शिनवू भी उसे सुना देता है अगर तुम अपने दोस्तों का दिल नहीं जीत पा रहे हो तो इसमें इज़बी का क्या फ़ॉल्ट है? और वैसे भी तुम्हें दोस्तों की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो दूसरों के बिजनेस में घुसने की आदत है ना? तो फिर रहो ऐसे अकेले। इज़बी तो अभी भी इस बात को लेके परेशान है कि तुम भी दर्द में होंगे, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे प्रोटेक्ट करो। और तो और शिनवू और संगिल के बीच भी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, और इस बार तो दोनों का गोल भी सेम होता है, टीचर और संगिल के फादर को मिलाने का। क्लास के बाद संगिल टीचर से मिलता है और उनसे बात करता है। वो कहता है आप तो जानते ही हो मेरे फादर शॉर्ट टेम्पर है। जब वो गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कह देते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। क्या आप उन्हें पहले कॉल कर सकती हो? यहाँ स्पोर्ट्स क्लास में सारे बच्चों के हाथ में येलो कलर का बैंड देखकर सर कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है? सब लोग चौंक जाते हैं कि अब सर को क्या बताएं। तभी शिनवू उनके पास आता है और कहता है सर ये एक नया ट्रेंड है, आप भी करो ना, मज़ा आएगा। और सर के हाथ में भी वो येलो बैंड बांध देता है। अभी शिनवू का फ्रेंड सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। उन्हीं की स्कूल की एक फ्रेंड जिसकी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और अगर उसकी जल्द से जल्द सर्जरी नहीं की गई तो बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। बैड बॉय ऊपर से खड़े होकर सबको देख रहा था। और फिर आप सब तो जानते ही हैं जितनी पावर यूनिटी में है उतनी किसी और में नहीं। उसी की क्लास की एक लड़की वहाँ आती है और कहती है क्या तुम अच्छे बनकर नहीं रह सकते? क्या दूसरों को परेशान करना ही तुम्हारा काम है? तुम खुद को ही देख लो कितने अकेले हो गए हो। और उसके हाथ में भी वो येलो कलर का बैंड बांध देती है और चली जाती है। वो चिल्लाकर कहता है मैं क्या करूँ अगर मैं डिफरेंट हूँ? तभी इज़बी भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है अलग होने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो किसी के साथ रहो, और शायद तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम भी हम में से एक ही हो। सभी बच्चे पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आज तो उस बैड बॉय का काफ़ी बैड डे था। उसे अकेला देखकर उसके पुराने दुश्मन उसे मारने आ जाते हैं। वो उसे मार ही रहे होते हैं कि उसके फ्रेंड वहाँ आते हैं और उसे बचा लेते हैं। आज उसे एक बात पता चल ही गई होगी कि अकेला रहना कितना डिफ़िकल्ट है,
और फ्रेंड्स का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट। यहाँ ली अपना पिगी बैंक लेकर आ जाती है। वो कहती है मुझे एक बैग चाहिए था जिसके लिए मैं सेविंग्स कर रही थी, और अब क्या, सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं। जितनी मेहनत स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं उतना ही सपोर्ट उन्हें टीचर्स भी करते हैं। वो भी कुछ फंड इकट्ठा करते हैं और बच्चों को दे देते हैं। वो कहते हैं शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। जब ली उसे वो पैसे देने आती है तो वो उस पर भड़क जाती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शिनवू का फ्रेंड उसे कहता है ये हम सब लोगों की मेहनत है जो हमने कमाई है। तुम्हारी बहन हमारी भी बहन है और हम उसे ऐसे ही नहीं देख सकते। ली उसे गले से लगा लेती है। फिर आप सबको तो पता ही है, जादू की झप्पी में वो पावर है जो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। वो बड़े से बड़े लोहे को भी पिघला सकती है। शिनवू अपनी मॉम से बात करता है और कहता है संगुल के फादर काफ़ी अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स जैसे डिसीज़न को लेने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। अपना नेकलेस दे देती हैं और कहती हैं अब मुझे तुम मिल गए हो, मैं तुम्हें किसी भी वक्त देख सकती हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस नेकलेस को उस इंसान को दो जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। फिर तुम दोनों के बीच में चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना आए, तुम मिल ही जाओगे। शिनवू के माइंड में एक ही शख्स आता है। यहाँ दूसरी तरफ इज़ुबी और संग्युल टीचर और उसके फादर को मिलाने की तरकीब सोच रहे थे। इज़ुबी कहती है एथिक टीचर का बर्थडे आ रहा है, क्यों ना हम उनके लिए कोई पार्टी थ्रो करें। तीनों एक बार फिर से पहले की तरह मस्ती करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं। उनका ये बॉन्ड देख के वाकई में मुझे भी बहुत खुशी होती है। तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे के लिए लेटर लिखते हैं और उसमें लिखी हुई बात एक दूसरे को ना बताते हुए उसे पोस्ट कर देते हैं। इज़ुबी को काफ़ी देर हो जाती है, वो रेस्ट रूम से बाहर नहीं आती। संगुल कहता है कहीं वो अंदर सो तो नहीं गई। शिनवू कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। पर इस बीच संगुल काफ़ी अलग बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कोई प्लानिंग कर रहा है। तीनों वहाँ एक क्यूट सी पिक्चर लेते हैं। शिनवू का रेस्टोरेंट दोस्तों से भर जाता है। वो लड़की जिसकी बहन के लिए सब लोगों ने हेल्प की थी वो भी वहाँ आ जाती है। शिनवू अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है संगुल अब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती हैं मैंने संगुल की बहुत केयर की है, पर दुख तो इस बात का है कि मैं कभी भी उसे अपना दिल नहीं दे पाई। एंड फॉर यू, सिर्फ मेरा दिल तुम्हारे पास था पर मैं तुम्हारी केयर कभी नहीं कर पाई। एंड दैट्स वाई आई फील बैड। थैंक यू सो मच फॉर ग्रोइंग अप सो वेल। शिनवू स्माइल करता है। यहाँ शिनवू और संगुल के साथ होने की सबसे ज़्यादा खुशी तो इज़ुबी को होती है। संगुल भी इज़ुबी से माफ़ी मांगता है, उसे इतना परेशान जो किया, पर अब सबके बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर संगुल अपने फादर से कहता है बी अ मैन, आपने ही तो कहा था एक आदमी जिसे पसंद करता है उसके लिए उसकी फैमिली के सामने भी घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके फादर हंसते हैं और कहते हैं इज़ुबी आज तुमने ब्रेकफास्ट में कुछ मिला दिया है। इज़ुबी कहती है हाँ मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ मिलाया था। संगुल अपने फादर से कुछ पैसों की डिमांड करता है। उसके फादर उसे कहते हैं तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले ना। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर आप अपना ख्याल रखना, कहीं क्रिमिनल को पकड़ते वक्त आप हर्ट ना हो जाओ। ज़्यादा तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपकी एज हो चुकी है। उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा था कि कुछ तो है जिसे वो छुपा रहा है। यहाँ इज़ुबी की फ्रेंड भी अपने फादर से काफ़ी परेशान थी। वो अपना कमाया हुआ सारा पैसा ड्रिंक और गैम्बलिंग में उड़ा देते थे। उसका बॉयफ्रेंड उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे हंसाने में कामयाब हो ही जाता है। पैसों का क्या है, पैसे तो हम कमा ही लेंगे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है खुशी। हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, हमें कौन खुशी देता है। जो हमारी खुशी के लिए खुद को हर्ट कर सकता है वो इंसान हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ चारों के चारों टीचर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों अपने फादर और मदर को मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। शिनवू बाहर निकल के उससे कहता है तो हम भाई भाई हैं, और मैं तुमसे 1 महीने बड़ा हूँ तो तुम मुझे बड़ा भाई कह सकते हो,
और शिनवू उसे गले से लगा लेता है। पर दोनों की झगड़ने की आदत तो जाने से रही। वो इज़ुबी को वही नेकलेस पहनाता है जो उसे उसकी मॉम ने दिया था। वो उसे मिरेकल नेकलेस कहती हैं। वो अपनी मॉम से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि इससे सच में कोई जादू होता है या नहीं। वो अपने कमरे में जाता है और कहता है, मिस्टर गोम, आज मैं दिल से हैप्पी हूँ और स्माइल कर पा रहा हूँ। यहाँ दूसरी तरफ संग्युल अपना सामान पैक कर रहा था। जैसा कि हम जान पा रहे थे कि संग्युल कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। वो अपना सारा सामान अपने बैग में डालकर घर से निकल जाता है। इज़ुबी जब उसके कपड़े कबर्ड में रखने आती है तब वो देखती है कि कबर्ड खाली है। वो तुरंत ये बात शिनवू को बताती है। शिनवू भी संग्युल को ढूंढने निकल जाता है और आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लेता है। रोड के उस पार संग्युल होता है और इस पार शिनवू। संग्युल जैसे ही आगे बढ़ता है सामने से एक ट्रक आ जाता है। शिनवू उसे बचाने दौड़ता है। दोनों का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि इज़ुबी भी वहाँ आ जाती है और शिनवू को गले से लगा लेती है। एंजल इज़ुबी को एक खरोच भी नहीं आने देता। एक बार फिर सब कुछ थम जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एपिसोड में हुआ था। शिनवू को जैसे ही हॉस्पिटल में होश आता है वो इज़ुबी और संग्युल के बारे में पूछता है। मॉम उसे संग्युल के पास ले जाती हैं। उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल होती है। वो इज़ुबी के बारे में पूछता है, इज़ुबी कहाँ है? वो सर हिलाती हैं। वो कहती हैं वो वहाँ नहीं थी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।